नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार। आज मुलायम सिंह यादव के रिश्तेदार प्रमोद गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए। अभी कल ही मुलायम सिंह जी की बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल हुई थी। कुछ दिनों पहले मुलायम सिंह यादव के समधी हरिओम यादव भी बीजेपी में प्रवेश कर चुके हैं। अपने परिवार में मची इस सियासी भगदड़ पर अखिलेश यादव ने तंज किया कि समाजवादी पार्टी कम से कम किसी के घर में लड़ाई नहीं कराती। इसलिए पब्लिक का सवाल आज ये है कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव के लिए अखिलेश यादव का परिवार तोड़ रही है बीजेपी? पब्लिक का सवाल उठाएं उससे पहले आज की 3 बड़ी खबरें देख लेते हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, उत्तराखंड के लिए बीजेपी ने आज पहली लिस्ट में 59 नामों का ऐलान किया। खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ेंगे। 10 मौजूदा विधायकों का टिकट काट दिया गया है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहती हूं। पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, जिनकी कांग्रेस में घर वापसी पर अभी तक सस्पेंस बना हुआ है, बीजेपी ने आज अपनी लिस्ट में हरक सिंह रावत की कोटद्वार की सीट पर कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया है। उनकी इस वक्त जो कहा जा रहा है कि उनकी बहू अनुकृति जिस सीट से टिकट मांग रही हैं, वो सीट भी बीजेपी ने फिलहाल खाली रखी है। तो क्या हरक सिंह रावत को कांग्रेस की छत्र छाया में मौजूदगी अभी तक प्रॉमिस नहीं हुई है? और क्या बीजेपी सोच रही है कि हरक सिंह रावत लौटकर वापस घर आ जाएंगे बीजेपी में, और शायद बीजेपी उन्हें थोड़ा सा नीचे उतार सकेगी जिस पहाड़ी पर वो चढ़े हुए थे? ये सस्पेंस इस वक्त उत्तराखंड के पॉलिटिक्स में चल रहा है। आज की दूसरी बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजनीतिक दलों से अपील की है कि राष्ट्र नीति के मुद्दे पर आवाज एक होनी चाहिए। देश की छवि बिगाड़ने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में जिस वक्त मोदी जी ने ये बात कही, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि देश के अंदर भी तनाव का माहौल है। आज की तीसरी बड़ी खबर, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के न्यू वर्जन का सफल परीक्षण किया है। आज ओडिशा के बालासोर में इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का आपने टारगेट पर अचूक निशाना लगाने का ये दृश्य आप देख रहे हैं। अब वापस आज के शो सवाल पब्लिक का के मुद्दे पर लौटती हूं। बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमला किए चली जा रही है, और बीजेपी का कहना है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है, और ये परिवारवाद किसी न किसी तरीके से समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं गुमराह कर रहा है। परिवारवाद का जो आरोप लगाती रही है, लेकिन आज अखिलेश को पलटवार करने का मौका मिल गया। इस चुनाव में योगी सरकार के ओबीसी मंत्रियों को शामिल कराकर तोड़फोड़ का जो पहल किया था अखिलेश यादव ने, अब शायद उसकी भरपाई का समय हो गया है। और भरपाई भी ऐसी हो रही है कि लगातार प्रहार हो रहा है बीजेपी से। बीजेपी में अब 3 लोग अखिलेश के परिवार से शामिल हो चुके हैं, और ओबीसी के 3 मंत्री जो थे वो उनके जाने के बाद हरिओम यादव, अपर्णा यादव, और आज एक और एंट्री हुई है, और वो है खुद सांडू हैं मुलायम सिंह यादव की। आइए सुनिए उन्होंने क्या कहा। जनता पार्टी जो आरोप लगाती है परिवारवाद का, कम से कम हमारे परिवारवाद को तो खत्म कर रहे हैं वो लोग। इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं मैं। कल से हमें आरोप लगा रहे थे। ये काम भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। उन्हीं से सवाल पूछिए। समाजवादी पार्टी किसी के घर में लड़ाई नहीं करा सकती। कि भारतीय जनता पार्टी जो परसेप्शन है, जो परसेप्शन समाजवादी पार्टी का है, जिस तरीके से समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े मंत्री शामिल हुए हैं, जिनके पास व्यापक समर्थन है, जनाधार है,
जो आपकी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य जी, कितना बड़ा जन समर्थन है उनके पास जन समर्थन है, उनके साथ लोग हैं। या मंत्री दारा सिंह चौहान शामिल हुए हैं, उनके पास भी समर्थन है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने दलों को जोड़ा है, तो जो परसेप्शन है, उस परसेप्शन की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी हार गई, हम लोग आगे हैं। बीजेपी पर अखिलेश का हमला जोरदार है, लेकिन समाजवादी पार्टी परिवारवाद के आरोपों से बचकर निकल नहीं सकती। और इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 10 ऐसे मेंबर हैं मुलायम सिंह यादव के परिवार के जो सक्रिय राजनीति में हिस्सा ले रहे हैं। और मुलायम सिंह यादव पब्लिक के बीच कह चुके हैं कि उन्होंने अपने बेटे अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाया था। शिवपाल यादव अगर आप देखें तो ये उनका फैमिली ट्री है। मुलायम सिंह का परिवार सुघर सिंह के बेटे हैं मुलायम सिंह, और मेवाराम के बेटे हैं शिवपाल यादव, और बच्चीलाल सिंह के बेटे हैं राम गोपाल यादव। ये तीनों सक्रिय पॉलिटिक्स में थे। उसके बाद अगर आप देखें तो मुलायम सिंह की पहली पत्नी के पुत्र हैं अखिलेश यादव, और हम पहले मालती देवी के साथ अखिलेश यादव और डिंपल यादव उनकी बहू हैं। और अगर उनका दूसरा परिवार देखें तो ये साधना गुप्ता जी हैं। साधना गुप्ता जी के बेटे हैं प्रतीक यादव, और अपर्णा यादव उनकी बहू हैं जो कल बीजेपी में शामिल हुई। उन्हीं के सांडू हैं प्रमोद गुप्ता, और साड़ू हैं ये, और हरिओम यादव जो हैं वो समधी हैं मुलायम सिंह यादव के। ये भी दोनों शामिल हो चुके हैं बीजेपी में। तो साधना गुप्ता की फैमिली बीजेपी में आ गई है। और अगर आप ये देखें तो यहाँ शिवपाल यादव, उनके पुत्र आदित्य यादव, ये भी सक्रिय पॉलिटिक्स में है। रामगोपाल यादव, उनके बेटे अक्षय यादव, ये भी पॉलिटिक्स में है। ये हालांकि अखिलेश जी के साथ है। शिवपाल यादव आपको पता है हाल ही में मुलाकात हुई थी, कुछ बातें हुई थी, कुछ सुना है, मेलजोल हो चुका है। लेकिन इस वक्त पूरा परिवार अगर आप देखें मुलायम सिंह यादव का, तो उसके कई सारे नुमाइंदे अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज प्रमोद गुप्ता ने जब बीजेपी ज्वाइन की तो उन्होंने सबके सामने क्या कहा। नेताजी को कैद कर रखा है अखिलेश जी ने, वो विक्रमादित्य मार्ग से निकल नहीं पा रहे हैं, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। जो भी मिलने जाता है कि नेताजी सो रहे हैं, तो आज उनकी पोजीशन बहुत ही खराब है। और ये सब घड़ियालू आंसू बहा रहे हैं। अखिलेश जी उनको कार्यालय में ले जाते हैं और फिर अपने साथ ही ले जाते हैं। 22 तारीख को जन्मदिन पर किस तरह उनका माइक छीन लिया गया, उनको बोलने नहीं दिया गया कायदे से, तो यही सारी हरकतें चल रही हैं। तो प्रमोद गुप्ता का ये आरोप सनसनीखेज है। 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले मुलायम का वारिस बनने को लेकर अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव के बीच जमकर सियासी लड़ाई हुई थी। हालात यहां तक पहुंचे थे कि 2018 में शिवपाल यादव ने अपनी अलग पार्टी का गठन भी कर लिया था। अखिलेश विरासत की इस लड़ाई में न सिर्फ विजयी हुए, बल्कि इस चुनाव में उन्होंने शिवपाल यादव को अपना गठबंधन साथी बनने पर मजबूर भी कर दिया है। अखिलेश आज समाजवादी पार्टी के नंबर 1 नेता हैं, लेकिन अपनी राजनीति को मुलायम सिंह की ही लकीर पर आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। वहां तक कि इस बार अखिलेश मुलायम सिंह यादव के गढ़ से ही चुनाव लड़ने वाले हैं। खबर है कि अखिलेश आजमगढ़ की जगह अब गोपालपुर या मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इसका औपचारिक ऐलान अभी बाकी है। करहल सीट पर 1993 से अब तक 5 बार समाजवादी पार्टी जीती है। सिर्फ 2002 के चुनाव में बीजेपी यहां से जीती थी, और यहां पर कम से कम माना जाता है कि 40% का जो वोट है वो यादवों का होता है। तो सवाल पब्लिक का आज ये बन रहा है कि क्या अखिलेश का परिवार तोड़ रही है बीजेपी? क्या यूपी चुनाव के लिए बीजेपी को परिवारवाद मंजूर है?
सवाल नंबर 3, ओबीसी मंत्रियों के बदले अखिलेश के परिवार में तोड़फोड़ से बीजेपी को क्या फायदा होगा? चौथा सवाल, यूपी में जोड़ने की बजाय जोड़ तोड़ की राजनीति का चुनाव हो रहा है क्या? नंबर 5, मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के लिए सुरक्षित मानी जाने वाली सीट से चुनाव लड़ने का संकेत अखिलेश की ताकत है या उनकी कमजोरी? आज पब्लिक के यही सवाल हैं और आइए आज इन सवालों के जवाब देने के लिए मैं मिलवाती हूं आज अपने मेहमानों से। शलभ मणि त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आशुतोष वर्मा जी समाजवादी पार्टी के, और कल ही मैंने बताया था कि समाजवादी पार्टी को पहचानने में कभी गलती हो ही नहीं सकती क्योंकि हमेशा पोस्टर साथ में होता है। अखिलेश जी नजर आ रहे होते हैं और आज ऐसे लगता है दो लोग आए हुए हैं हमारे शो पर। आशुतोष वर्मा जी तो आए हुए हैं, अखिलेश जी भी हैं साथ में क्योंकि हमेशा उनकी फोटो स्क्रीन पर नजर आती है। इसके अलावा हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं धर्मवीर चौधरी, प्रवक्ता है बीएसपी के, वारिस पठान एडवोकेट हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता हैं, और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, सीनियर रह चुके हैं हम सब के, अंबिकानंद सहाय। सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी शलभ मणि त्रिपाठी जी, आपके पास तो सब कुछ है, सब सुख संपन्न आपका परिवार है, क्यों दूसरों के परिवार तोड़ते फिर रहे हैं आप? आज अखिलेश जी ने आप पर इल्जाम लगाया है कि आप परिवार तोड़ रहे हैं उनका। आप तो परिवारवाद के खिलाफ हैं, तो क्यों तोड़ रहे हैं उनका? आपके पास कोई नेता नहीं है क्या? नहीं, देखिए मैं तो इतना कहूंगा कि 2016 की तस्वीरें अभी आपने अपने टीवी चैनल पर दिखाई, जब समाजवादी पार्टी कार्यालय के भीतर नेताजी के बीच में, अखिलेश जी के बीच में और शिवपाल यादव और रामगोपाल यादव के बीच में पब्लिकली काफी विवाद हुआ था और वो वीडियो पूरी दुनिया में वायरल है, पूरे देश में वायरल है। तो परिवार तो तब टूटा था, परिवार तो तब टूटा था जब शिवपाल यादव अलग हो गए। शिवपाल यादव ने बहुत सारे आरोप लगाए। शिवपाल यादव ने कहा कि जन्मदिन मैं भी मनाना चाहता था नेताजी का, पर अखिलेश जी ने बंधक बना लिया एसएफआई में, इसलिए नेताजी नहीं आ पाए। तो परिवार तो तब टूटा, तब भी भारतीय जनता पार्टी को लेना देना नहीं था। परिवार तब टूटा जब नेताजी का एक बयान आया और उन्होंने कहा कि पूरे देश में इकलौता मैं हूं जिसने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, और तमाम सारी बातें उन्होंने कही जो मेरा कहना उचित नहीं है। वो सारा वीडियो आपके सामने भी आता होगा, तमाम सारी इल्जाम उन्होंने लगाए अखिलेश यादव पर। तो परिवार तोड़ने का भारतीय जनता पार्टी का न तो कोई उसके पीछे कोई वजह है न कोई कारण है। परिवार तो अपनी वजहों से टूटा, और परिवार क्यों टूटा ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। हो सकता है नविका जी आपको अभी तक उसका एहसास ना हुआ हो, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता से पूछिए परिवार क्यों टूटा। परिवार तो इत्र वाले मित्रों के चक्कर में टूटा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की जब सरकार रही, जिस स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ, जिस स्तर पर पैसे की बंदरबाट को लेकर झगड़े हुए, ये सभी को पता है कि चुनाव को लेकर तमाम तरह के फंड कलेक्शन को लेकर विवाद हुआ। 2016 में मुख्यमंत्री होते हुए अखिलेश जी ने मंच से कहा कि मैंने पिताजी के कहने पर फला व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बनाया और मैं कभी नहीं मनाता, और वो व्यक्ति अमर सिंह का निकल गया। तो उस वक्त जनता ने सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री अखिलेश जी थे या कोई और सरकार चला रहा था। तो ये सारा कुछ तो पब्लिक के फोरम पे हुआ है, पब्लिक के सामने हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, कोई राष्ट्रवादी विचारधारा को स्वीकार करके आ रही है बीच में अटक प्रधानमंत्री जी की बातों को समर्थन करके, प्रधानमंत्री जी की नीतियों का समर्थन करके अगर कोई परिवार में जुड़ना चाहता है तो हमारी जोड़ने की जरूर मंशा रहती है। अपर्णा जी आई हैं, उनका स्वागत है। निश्चित तौर पे यादव जी के, मुलायम सिंह यादव जी के परिवार से, उनकी बहू हैं, उनका सम्मान है। और मैं ये भी कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में ही आप जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं, आप जिस बात को दोहरा रहे हैं यहाँ, ये 2017-2018 की बातें थे। तब आपने ले लिया होता बीजेपी में तो कोई उंगली भी नहीं उठाता, कहता कि वहां पर लड़ाई चल रही है। अब तो शिवपाल जी मिल गए हैं उनके साथ। लेकिन आशुतोष वर्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो एक कहावत है ना, घर का भेदी लंका ढाए। तो प्रमोद गुप्ता जी ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव जी को कैद करके रखा गया है, उन्हें आने नहीं दिया जा रहा, ये वो दुनिया भर की। तो ये तो परिवार के अंदर से बातें आ रही हैं ना। ये आप बीजेपी पर जो आरोप लगा रहे हैं, ये कैसे होगा जब घर के अंदर के लोग इस तरह की बात कर रहे हैं? घर संभालना तो शायद घर वालों का ही काम होगा। नहीं, मुझे लगा था कि नविका जी आप परिवारवाद के बारे में इतनी बड़ी हिस्ट्री भारतीय जनता पार्टी की भी निकाल के लाएंगे। खैर कोई नहीं, आपने बड़ा मेहनत किया हमारे परिवार के बारे में बताने के लिए। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो पूरी कैबिनेट टूट के समाजवादी पार्टी में आ रही है।
तो असली घर का भेदी तो वहां हमारे पास रखा हुआ है। जो कैबिनेट मंत्री 5 साल से इनके साथ बैठे हुए थे, जो कैबिनेट मंत्री जो इनके साथ सारी कैबिनेट और सीक्रेट मीटिंग में बैठे हुए थे, वो आज समाजवादी पार्टी के साथ में है। तो घर का भेदी लंका ढाया अगर होगी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिर जाएगी। और रही बात परिवारवाद पे, तो भाई सूप बोले तो बोले, छलनी भी बोल रहे जिसे 75 खेत। आपके तो राजनाथ सिंह जो है, अभी बेचारी मैं देख रहा था कि रीता बहुगुणा जोशी से कहा गया कि आपके बेटे को टिकट इसलिए नहीं देंगे कि परिवार में एक ही टिकट होते हैं, तो बड़ी खिन्न हो गई। वो कह रही ये तो बड़ी अजीब सी बात है, राजनाथ सिंह के बेटे जो है वो पंकज सिंह जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं, फिर से उसके बाद चुनाव लड़ रहे हैं। हुकुम सिंह की बेटी को आपने टिकट मृगंगा सिंह को दे दिया, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को आपने टिकट दे दिया, विधायक बना दिया। आशुतोष जी, मैं किसी को डिफेंड थोड़ी कर रही हूँ। आपको जिसको जो कहना आप डायरेक्ट कहिए ना, आप डायरेक्ट कहिए। लेकिन अखिलेश यादव जी ने आज कहा कि बीजेपी परिवार तोड़ रही है। मेरा छोटा सा सवाल सिर्फ इतना सा था कि बीजेपी पे आरोप लगाने से पहले परिवार वालों से बात कर लीजिए। वो क्यों बाहर आके ये सब कह रहे हैं? नहीं, अखिलेश जी ने बोला ही नहीं परिवार तोड़ा। अखिलेश जी ने बोला कि अच्छी बात है, उनको शुभकामनाएं है, समाजवादी विचारधारा फैल रही है। वो तो बड़ी अच्छी उन्होंने बात बोली। आप दिखाइए ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहाँ बोला परिवार तोड़ रहे हैं। हो सकता है अमी ने भेजा हो आपको, क्यों परेशान है? अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात कह दी आपने। अंबिकानंद सहाय जी से पूछती हूँ। अंबिकानंद सहाय जी, ये शायद अखिलेश जी के मोहरे बनाकर भेजा गया है ताकि वहां की जानकारी पहुंच सके अखिलेश यादव तक। अब ये एक्सप्लेनेशन आ रहा है। ये चल क्या रहा है उत्तर प्रदेश में? एक पार्टी कह रही है पर हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, लेकिन परिवार के सब लोगों को ले रही है। दूसरी पार्टी कह रही है हम कम से कम किसी का परिवार नहीं तोड़ते, बीजेपी को परिवार तोड़ना पड़ रहा है। ये किसकी मजबूरी ज्यादा नजर आ रही है इस वक्त, बीजेपी की कि समाजवादी पार्टी की? और ऊपर से कहीं ना कहीं से कभी आता है कि शायद आजमगढ़ से लड़ेंगे मुलायम सिंह जी के बेटे अखिलेश जी, कभी आता है कि मैनपुरी से लड़ेंगे, दोनों सेफ सीटें। तो इससे अखिलेश जी के परसेप्शन में इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है? आपने 2-3 प्रश्न पूछ लिया नाविका जी, और तीनों महत्वपूर्ण हैं। एक एक करके मैं जवाब देने का प्रयास करता हूं। देखिए, ये संपूर्ण गंगा बेल्ट में 2 अति महत्वपूर्ण यादव फैमिलीज हैं, लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव। और देखिए, इन दोनों के परिवारों में पारिवारिक विवाद नॉर्म नजर आने लगा है, एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन इसका फॉल आउट क्या होता है? आप देखिए, मैंने कहा ना ये नॉर्म है, तो जनता बहुत अचंभित नहीं होती है। और जहां तक राजनीति की सवाल है, राजनीति में फर्क तब पड़ता है जब किसी का जनाधार भारी हो और वो पार्टी से या परिवार से दूर जाता है। मैं समझता हूं कि इस केस में अपर्णा यादव का मामला हो या गुप्ता जी का मामला हो या हरिओम यादव जी का मामला हो, मैं नहीं समझता हूं कि इन लोगों का बहुत भारी जनाधार है और भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बहुत गेन होगा। ये गलत बात है, ऐसा होना ही नहीं है। हाँ, बड़े खूबसूरत हेडलाइन बनेंगे, आपस में चर्चाएं होंगी, लेकिन एक बात मैं आपको और बता दूं नाविका जी, जहाँ तक अपर्णा यादव का सवाल है, शी इज़ अदरवाइज ए ब्रिलियंट गर्ल और बहुत सिंसियर है, यंग है, एनर्जेटिक है। लेकिन क्या उसके यहाँ आने से मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी कमज़ोर हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। या उधर जाने से भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत हो जाएगी? ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन ये बातचीत करने का एक बड़ा अच्छा मुद्दा मिल जाता है। जहाँ तक आपके दूसरे प्रश्न का सवाल है, अखिलेश यादव जी, देखिए, एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं, कोई भी पिता अपने बेटे को चीफ मिनिस्टर तो बना सकता है, नेता नहीं बना सकता है।
नेता संघर्ष मार्ग से बनता है। अभी अखिलेश जी ने 5 वर्ष इधर संघर्ष किया है, अभी संघर्ष उनको करना है। मैं कोई टिप्पणी इस बात पे नहीं कर रहा हूं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। ये उनको अपने पिताजी से सीखना होगा कि किस तरह 30-35 वर्ष लगातार उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष किया और तब मुलायम सिंह इस हैसियत पे पहुंचे। और आपका तीसरा प्रश्न जो है, एक बात मैं और बता दूं नाविका जी, मुलायम सिंह के खिलाफ उनके परिवार में कोई विद्रोह नहीं करता है। वो पैट्रियार्क हैं और उन्हीं की बात चलती है। और ये बेबुनियाद बात है कि उनको हाउस अरेस्ट कर लिया और ये कर लिया वो कर लिया, नहीं, ये गलत है। शलभमणि त्रिपाठी जी, शलभमणि त्रिपाठी जी, तो क्या प्रमोद गुप्ता जी ने सिर्फ अपनी करेंसी बनाने के लिए ऐसा कहा? सवाल ये उठा रहे हैं अंबिकानंद सहाय जी। अब अंबिकानंद सहाय जी हम लोग के बहुत वरिष्ठ रहे हैं, हो सकता है कोई बहुत प्रामाणिक जानकारी उनकी कोई वार्ता हुई हो माननीय नेताजी से, तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है कि, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि प्रमोद गुप्ता परिवार से हैं। और प्रमोद गुप्ता ने पहली बार नहीं, इसके पहले शिवपाल जी ने भी कहा था, अगर पिछला जन्मदिन अगर आपको याद हो तो शिवपाल जी सैफई में जन्मदिन मनाना चाहते थे नेताजी का और नेताजी नहीं पहुंचे थे, तो शिवपाल यादव जी ने भी कहा। मुझे लगता है अंबिकानंद जी को थोड़ा और गहराई से इनके परिवार के बारे में पता है, तो उनको ये भी बताना चाहिए कि भाई शिवपाल जी ने फिर क्यों पार्टी छोड़ दी। अगर नेताजी के खिलाफ कोई विद्रोह नहीं कर सकता तो शिवपाल यादव को किन परिस्थितियों में पार्टी छोड़नी पड़ी, और शिवपाल यादव जी ने कितनी बार जाके बयान दिया, कहा मुझे बहुत अपमानित किया गया, मुझे तो बर्खास्त कर दिया गया था। क्या वो दिन भूल गए लोग कि जब यही शिवपाल यादव जी पीडब्ल्यूडी मंत्री हुआ करते थे, चाचा पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, भतीजे जो थे मुख्यमंत्री थे, और भतीजे ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए शिवपाल यादव जी को बर्खास्त कर दिया। तो लोगों ने पहली बार तो ये परिवारवादी सरकार देखी और फिर परिवारवादी सरकार के भीतर जो हुआ वो मंच पर देखा, और उस मंच की घटना के बाद ये देखा कि भाई चाचा को भतीजे ने बर्खास्त किया, ये कहते हुए कि चाचा बहुत भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार उन्होंने बहुत ज्यादा किए। तो अब ये इसको अगर मुझे लगता है कि ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, प्रदेश की जनता ने इन सारी चीजों को अगर समझा नहीं होता तो समाजवादी पार्टी 43 सीट पर जाकर नहीं खड़ी हुई थी। और मुझे लगता है कि इस बार भी प्रदेश की जनता, देखिए हमारे कहने से, आशुतोष जी कहने से, नाविका जी कहने से कुछ नहीं होगा। प्रदेश की जनता खूब जानती है कि कौन परिवारवादी है, ये बात तो सही है, लेकिन चौधरी साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या जनता परिवारवाद के बेसिस पर अपना मन बनाएगी, या इस वक्त दोनों खेमों में वन अपमैनशिप का एक गेम चल रहा है कि नहले पे दहला कौन डाल रहा है? और इस सब के बीच में गोरखपुर वर्सेस मैनपुरी, आज का फॉर्मूला हो गया है गोरखपुर वर्सेस मैनपुरी। अगर पहले समाजवादी पार्टी कहते थी कि गोरखपुर से तो हार गए थे योगी जी 2018 में, अपना घर ही नहीं बचा पाए थे, इसीलिए गोरखपुर नहीं जा रहे, अब अयोध्या से लड़ेंगे। जब उन्होंने गोरखपुर सीट अनाउंस कर दी तो लोग कह रहे हैं अरे अपने गढ़ में वापस जा रहे हैं, अपने घर को वापस जा रहे हैं, बाहर निकल ही नहीं सकते। दूसरी तरफ सब कह रहे हैं अखिलेश यादव की गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, 3 मंत्री ले गए योगी जी के कैबिनेट से, इसीलिए उनकी पतंग ऊंची चल रही है। लेकिन नाम आता है तो आजमगढ़ का, मैनपुरी का, जो गढ़ रहे हैं यादव परिवार के, तो कहीं ना कहीं दोनों सेफ प्ले कर रहे हैं क्या? देखिए नाविका जी, आज उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में बीजेपी का जहाज डूब रहा है, और एक कहावत है कि डूबते को तिनके का सहारा। तो ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार तिनका ढूंढ रही है, इनका जहाज डूब रहा है, और ये तिनके के रूप में जो है इनको कोई मिला नहीं है। इनको कौन मिला तिनके के रूप में? जिसका कोई जनाधार नहीं है, वो मुलायम सिंह जी के साड़ू मिले। कौन मिला? उनकी पुत्रवधू मिली, अर्पणा यादव, बिष्ट। तो ये परिवारवाद की पोषक पार्टियां हैं। ये बीजेपी का जो इतिहास है वो परिवारवाद का इतिहास है, चाहे वो राजनाथ सिंह का बेटा पंकज सिंह हो, चाहे वो वसुंधरा जी का बेटा दुष्यंत हो, और चाहे वो दूसरे और नेता हों और उनके पुत्र हो, पुत्रियां हो, कल्याण सिंह का बेटा राजू हो, राजू का बेटा मंत्री। तो ये सारे परिवारवाद के पोषक हैं। वही हाल
बीजेपी का है, वही हाल समाजवादी पार्टी का है। ये दोनों पार्टियां नाविका जी आपस में मिली हुई हैं। ये दोनों तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं, ये दोनों ध्रुवीकरण की राजनीति करती हैं, ये दोनों जो है परिवारवाद की राजनीति करती हैं, ये दोनों भ्रष्टाचार की राजनीति करती हैं, ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती हैं। ये पार्टियां आपस में जो है अपना जनाधार दोनों खो चुकी हैं। चलिए, आपको ना समाजवादी पार्टी पसंद आ रही है, ना आपको बीजेपी पसंद आ रही है। आप ये बता दीजिए कि बीएसपी कहां है चुनावी मैदान में? बीएसपी का ब्यौरा दे दीजिए ना, जनता तो आपसे पूछ रही है, आप कहां हैं? मैं बताता हूं नाविका जी, मैं बताता हूं आपको। देखिए, पिछले 2007 में हमने बनाई थी। 17 साल के सूखे को बहुजन समाज पार्टी ने खत्म किया था। उत्तर प्रदेश में पिछले 17-18 15 साल पुरानी बात खत्म हो गई, जो बीत गई सो बात गई। 2022 की कहानी बताइए। नाविका जी मुझे बोलने दीजिए, आपने सबको पूरा मौका दिया है, मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे बोलने देंगी और मैं अपनी बात को रख पाऊंगा आपके सामने। तो जो 17 साल का सूखा था उसे बहुजन समाज पार्टी ने खत्म किया था, और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी देश की तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी है। जब उत्तर प्रदेश में इनकी प्रचंड बहुमत की सरकार बनी थी समाजवादी पार्टी और बीजेपी की, तब उस समय भी हमारे 17 में करीब 100 एमएलए मात्र 500, 700, 800 वोट से हारे थे। यह आंखों में धूल झोंक करके इन्होंने वोट लेने का काम किया। यह हिंदू मुस्लिम करा करके जो है इन्होंने वोट लेने का काम किया। इन्होंने झूठ बोला 15 लाख रुपए आएंगे, रोजगार मिलेगा, 2 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेंगे, मेट्रो चलेगी, स्मार्ट सिटी बनेंगे। ये दुनिया भर के झूठ इन्होंने बोले, किसानों की आय को दुगना करेंगे। लेकिन उलट हुआ क्या? आज उत्तर प्रदेश में किसान मारे गए। डबल इंजन की सरकार में 750 से ज्यादा किसान मारे गए। आज उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे के अंदर एक बेटी से बहन के साथ में बलात्कार होता है। इसका जिम्मेदार कौन है? आज उत्तर प्रदेश में 500 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो गई। खुशी दुबे की गलती बता दीजिए, एक दिन पहले जिसकी शादी हुई हो, आज वो 1 साल से ज्यादा हो गया जेल की सलाखों के पीछे है। उसका कौन कारण है? लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो ठोकी बाबा की सरकार चल रही है, 72% से ज्यादा आज उत्तर प्रदेश में एक ही जाति बिरादरी के डीएम, एसपी और कलेक्टर मिलेंगे। आप मुझे बताइए कि बीएसपी कितनी सीटें जीत के आ रही है? क्या आप सरकार बनाने की स्थिति में है? क्योंकि आप तो ग्राउंड पर कहीं नजर ही नहीं आ रहे। लेकिन वारिस पठान जी, आपके पास सवाल लेकर आ रही हूं और ये सवाल पब्लिक का है। पब्लिक पूछ रही है कि ओवैसी जी का आरोप रहा है कि अखिलेश ने यादव मुस्लिम का वोट लेते रहे, भला ज्यादातर यादव का किया। अब अखिलेश फिर से उसी जगह चुनाव लड़ने वाले हैं जहां यूपी में यादव वोट बैंक का गढ़ माना जाता है। आपको क्या लगता है? पहले ये खबर आई कि अखिलेश आजमगढ़ से लड़ेंगे, अब मैनपुरी चले गए, वजह क्या हो सकती है वारिस पठान साहब? तो उत्तर प्रदेश में आज जो शक्तियां बेचारा कि नाविका जी वजह है, मैं तो आपसे सुन रहा था सबका बैठ के। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे भी एक कर्टसी एक्सटेंड करेंगी और मुझे अपनी बात रखने का मौका देंगी आप नाविका जी। मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा विस्तार से। सबसे पहली बात तो देखिए, चुनाव का माहौल चल रहा है। कुछ लोग भाजपा छोड़ के जा रहे हैं, कुछ समाजवादी छोड़ के आ रहे हैं। भाजपा के 3 कैबिनेट के जो मंत्री थे, जिसमें ओबीसी के बड़े चेहरे थे, जो 4.5 साल भाजपा में रहे, पूरी मलाई खाई, पर उनको ऐसा लगा कि हमारे समाज के साथ कुछ नहीं किया जा रहा है, हमारे समाज के साथ अन्याय हो रहा है, वो लोग छोड़ के चले गए समाजवादी पार्टी में। अब समाजवादी के घर की बात है, मुलायम सिंह जी की जो बहू थी वो चले गई वहाँ पे, उनके साड़ू साहब थे वो चले गए भाजपा में। तो ये आना जाना लगा रहेगा, एक जाएगा दूसरा आएगा। मगर ये सब चीज़ों में देखने वाली बात ये है कि जनता का इससे क्या फायदा होने वाला है। जनता तो अपने मुद्दे लेके बैठी है। जनता तो सवाल कर रही है पेट्रोल डीजल गैस के ऊपर। जनता सवाल कर रही है कि रोजगार कब मिलेगा हमको। जो मोदी जी ने बताया था कि 70 लाख लोगों युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो तो मिल नहीं रहा है कहीं भी। अब देखना यह भी है कि योगी जी बोल रहे थे पहले कि मैं लड़ने वाला हूं चुनाव अयोध्या से, फिर मथुरा चले गए, उसके बाद में गोरखपुर आ गए। तो वहीं समाजवादी के अखिलेश
ने पहले कहा कि मैं आजमगढ़ से लड़ूंगा, अब आ गए मैनपुरी पे। तो दोनों को पहले तो अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र पड़ी है, तो जनता के सवालों का जवाब तो ये दे नहीं रहे। अब रहा सवाल हमारा, तो हम वहां जा रहे हैं एक ओपन माइंड के साथ, विद पॉजिटिव थिंकिंग, कि हमको यकीन है इस मर्तबा बराबरी की लड़ाई होगी, हिस्सेदारी की लड़ाई है। अब आपने MY फैक्टर की बात की नविका जी, तो मैं आपको बताना चाहूँ MY में फायदा किसका हुआ। MY के वोट तो लेते गए, 19% जो मुसलमान था उत्तर प्रदेश का, उतने बरसों से उसने वोट तो दिया, कभी समाजवादी को दिया, कभी कांग्रेस को दिया, सेक्युलरिज्म के नाम पे उन्होंने वोट दिया, BSP तक को वोट दे दिया। मगर आज भी हमारे पास तो डेटा है, जो डेटा बताता है कि उत्तर प्रदेश का मुसलमान सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, एजुकेशन में बैकवर्ड है। 5 करोड़ मुसलमान की आबादी के अंदर अगर आप देखेंगे नविका जी, तो बजट कितना है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का मिला के, सिर्फ 21 करोड़ रुपया। तो उसमें विकास कहां से होगा? आपको कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी सही लगती थी, आप ये बताइए ना। आप तो अपना इलेक्शन रैली का स्पीच दे रहे हैं, आप मुझे बताइए आजमगढ़ या मैनपुरी, ये बदलाव हुआ तो क्यों हुआ आपके हिसाब से? देखिए, वो तो उनको सोचना है ना, वो योगी को भी सोचना है कि मथुरा सही था, अयोध्या सही था या गोरखपुर सही है। अखिलेश को सोचना है कि मेरे लिए आजमगढ़ सही था या मैनपुरी सही था। देखिए, MY फैक्टर का फायदा इन्होंने पूरा उठाया, लेकिन फायदा सिर्फ वाई का हुआ है, एम का क्या फायदा हुआ? शलभमणि त्रिपाठी जी, आज आप इस बात का जवाब दे ही दीजिए, आज आप इस बात का जवाब दे ही दीजिए, क्योंकि ये सवाल सब लोग उठाते हैं कि पहले अयोध्या कहा, फिर मथुरा कहा, फिर गोरखपुर चले गए, और पहले समाजवादी पार्टी कहती थी कि गोरखपुर में जीत नहीं पाएंगे इसीलिए भाग गए अयोध्या, वहां पे हिंदुत्व वाला कार्ड खेलेंगे। अब जब गोरखपुर चले गए तो सारा आर्ग्यूमेंट बदल गया। जवाब दीजिए। नविका जी, मुझे लगता है कि ये सवाल ना तो पूछने की आवश्यकता है ना इसका जवाब देने की आवश्यकता है, क्योंकि 6 बार के सांसद रहे हैं योगी जी। मुझे उनका इतिहास बताने की आवश्यकता नहीं है। सबसे कम उम्र के सांसद होते हुए उत्तर प्रदेश में, और वो लगातार 6 बार गोरखपुर से सांसद होकर चुनकर गए हैं, हमेशा चुनाव जीत कर आए हैं। वो बैकडोर से नहीं आए। अब क्योंकि हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय कर दिया, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आप गोरखपुर से कहिए, अब वो तो पार्टी को तय करना है। बाकी ये जरूर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि योगी जी प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे, बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीत कर आएंगे, और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वारिस पठान साहब कह रहे हैं केवल वाई का फायदा हो रहा है। अरे साहब, क्यों आप अन्याय कर रहे हैं यादवों के साथ? यादव बंधुओं के साथ कौन सा अन्याय हुआ? आप जरा पूछिए ना, ये जो परिवारवाद की पूरी लिस्ट दिखाई है अभी नविका जी ने, हमारे पूरब के यादवों से पूछिए बेचारों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जो नौकरियां भी मिलती थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, केवल 5 जिलों के जो लोग थे उनको मिलती थी। रामपुर हो गया, आपका इटावा हो गया, उधर जो बदायूं हो गया, कन्नौज हो गया, इन जिलों के लोगों को नौकरियां मिलती थी। बाकी जो हमारे पूर्वांचल के जो यदुवंशी भाई थे, उनको न तो नौकरियों में कोई काम मिला, न उनको कहीं से कोई रोजगार मिल पाया, न उनके साथ कहीं कोई न्याय हुआ। तो नाहक सबको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं इस बात का विरोध करता हूं कि आप कहते हैं कि केवल वाई का काम हुआ और एम का काम नहीं हुआ। हम तो कहते हैं कि केवल एम का काम हुआ। केवल एम का काम नहीं हुआ होता तो आतंकवादियों के मुकदमे इस आधार पर, तुष्टीकरण के आधार पर वापस क्यों लेते? आखिर क्यों रोजा इफ्तार की दावतें सरकारी सवाल उठाया है आशुतोष वर्मा जी। आशुतोष वर्मा जी, जवाब दीजिए। शलभमणि त्रिपाठी ने दाव किया है, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, अखिलेश यादव शुरू से कह रहे हैं कि प्रदेश की सारी जनता उनके साथ है। अगर सारी जनता उनके साथ है तो गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ लेते, योगी जी हार जाते, और इससे ज्यादा कन्विंसिंग विक्ट्री या सीट कोई और होती नहीं। एकदम अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ उत्तर प्रदेश होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये जो बार बार रोजगार की बात होती है, अब वो स्वामी प्रसाद मौर्य जी को, जिनको आप ले गए हैं कैबिनेट से उठा के अपने घर, और घर आपने कहा कि वो उनके घर के भेदी होंगे, तो उनसे पूछ लीजिए। लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर तो वो थे। अगर नहीं, बेरोजगारी आज भी है तो क्यों है भाई? वो वहां क्या कर रहे थे और आप क्या देखकर लेकर आए उनको? जी नविका जी, आपने भाई चरणवत 3 सवाल पूछे, मैं एक करके आता हूँ। और ये बहुत अच्छा होता है कि जब पत्रकार जो है विपक्ष से सवाल पूछे, और सरकार जिससे चलाई है 5 साल, उसे सवाल पूछना छोड़ दे। खैर कोई बात नहीं, ये देश का ट्रेंड बन चुका है। सबसे पहले आपने, शलभ जी ने बोला बैकडोर और परिवारवाद। शलभ जी, आप जिस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उस पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं परिवार में नहीं घुसना चाहता था, लेकिन आपने मजबूर किया है। उनके पिता का नाम था लेट आनंद सिंह बिष्ट। आपको पता है? सबको पता है। और एक वर्ड आपने और सुना होगा, कृपाल सिंह बिष्ट जी।
ये कौन थे कृपाल सिंह बिस्सी आपको पता है? कृपाल सिंह बिस्सी जी जो है ये मानस अवैधनाथ का पहले नाम था जब वो सन्यासी नहीं बने थे। और आनंद सिंह बिस्सी और कृपाल सिंह बिस्सी में मेरे भाई हैं आपस में। तो जब योगी जी पहुंच गए थे यहाँ पर गोरखपुर में तो हजारों सन्यासी थे। पीठाधीश्वर कैसे वो बन गए? क्योंकि वो उनके चाचा थे। तो परिवारवाद तो वहीं से हो गया। पीठाधीश्वर तो ठीक था, जब एमपी बनाना था तो भी अपने भतीजे को ही सीट दी। दूसरा परिवारवाद यहाँ पे आया। ये यहाँ तक परिवारवाद है। अब आते हैं सवाल की हमने करहल क्यों चुना और आपने क्यों चुना? अरे हमने तो वो सीट चुनी जहाँ नेताजी पढ़ाते थे। हमने वो सीट चुनी जहाँ नेताजी पढ़ के आए थे। हमने वो सीट चुनी जहाँ 10 साल समाजवादी पार्टी जीती थी। आपने क्या चुना? आपने वो सीट चुनी जहाँ 28 साल से भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही है। तो सवाल आप पे बनता है, आप सिटिंग मुख्यमंत्री हैं, आपसे बनता है कि आप जो है 50 बार अयोध्या गए थे हेलीकॉप्टर से, और जब वहां समझ में आया कि जमीन घोटाले की वजह से लोग वहां दौड़ा रहे हैं तब आप भागे हैं गोरखपुर। दुनिया नहीं जानती है क्या? तो हम लोग पे आरोप लगाना बहुत आसान है। अब रही बात कि भाई जातिवाद नहीं करते हैं, कैसे नहीं जातिवाद करते हैं? जरा यूपी का कैबिनेट उतारिए, कैबिनेट उतार के देख लीजिए। अगर आपको सबसे पहले कैबिनेट में शपथ दिलाई गई थी तो योगी आदित्यनाथ उर्फ अजय सिंह बिष्ट के बाद सूर्य प्रताप शाही, जय प्रताप सिंह, लक्ष्मी चौधरी, मोती सिंह, सुरेश राणा और भूपेंद्र चौधरी। ये थी हालात स्थिति। उत्तर प्रदेश के 75 जिलाओं में अगर डीएम बनाना था तो 20 डीएम एक ही जाति के बनाए गए थे। और मजेदार बात तब थी कि उन 20 में से 17 प्रमोटी पीपीएस थे। इसलिए सवाल उठता है। और रही बात लेबर में, वो तो हम जानते ही है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो 5 साल किया है, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बार बार बोला है कि मैं लगातार 1996 से राजनीति में हूँ, मैं लगातार कैबिनेट मंत्री, मेरी उपेक्षाएं हुई, कैबिनेट में बातें उठाई गई, लेकिन नहीं की। जनादेश और ये बात उन्हें याद आई जिस दिन रेजिग्नेशन दिया, जिस दिन चुनाव अनाउंस हो गया। पर जवाब देंगे शलभ त्रिपाठी जी। इससे पहले कि मैं पब्लिक के सवाल लेती हूँ, मैं 45 सेकंड देती हूँ शलभ त्रिपाठी जी को आपका जवाब देने के लिए। 45 सेकंड। नमिका जी, मैंने कहा ना कि देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है कि कौन परिवार के लिए जीता है और किसने जनता के लिए परिवार छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि किसने गरीबों को डबल राशन पहुंचाया और किसने इत्र वाले मित्रों के जरिए गरीबों का राशन छीना। उत्तर प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि किसने, अरे सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि किसने मुख्तार औतीक जैसे माफियाओं को छोड़ा कि दलितों की जमीन कब्जा कर लो और उस पर अपनी कोठी बनाओ। और उत्तर प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि किसने इन माफियाओं की बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाया, आज दोबारा से गरीबों को उनका आवास मिल रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि किसकी सरकार में तार पर, बिजली के तार पर कपड़े सूखते थे और किसकी सरकार में राजस्थान की कांग्रेस की सरकार को भी हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि पिता के निधन के बावजूद एक व्यक्ति जो कर्मयोगी है, उत्तर प्रदेश की जनता की उत्तर प्रदेश में रहकर सेवा करते रहे क्योंकि कोविड का पीक था। और उत्तर प्रदेश की जनता ये भी जानती है कि किसके परिवार में पदों को लेकर मार झगड़ा हुआ, चाचा बर्खास्त हुए, आज परिवार छोड़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश की जनता को पता है। शलभ त्रिपाठी जी, आपके 45 सेकंड खत्म होते हैं और अब पब्लिक के सवालों का समय हो गया है। प्रदीप चतुर्वेदी वाराणसी से और सुशील ठाकुर पटना से सवाल पूछ रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या सवाल है और किससे सवाल है। मेरा सवाल यह है कि इस तोड़-फोड़ की राजनीति के लिए अखिलेश जिम्मेदार हैं या बीजेपी? मेरा सवाल ये है कि क्या मुलायम सिंह परिवार के लोगों को बीजेपी में शामिल कराना परिवारवाद को बढ़ावा देना नहीं है? सवाल तो आपके लिए है शलभ त्रिपाठी जी, कौन तोड़फोड़ करा रहा है, बीजेपी या समाजवादी पार्टी? और क्या परिवारवाद को आप बढ़ावा नहीं दे रहे परिवार के सब लोगों को लेकर? दोनों सवाल आपसे। देखिए, बिल्कुल, पहले सवाल का जब मैं जवाब देता हूं कि हमने कोई तोड़फोड़ की नहीं। हम तो कह रहे हैं ना कि जब शिवपाल यादव जी को बर्खास्त किया गया भ्रष्टाचारी बताते हुए, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? क्या जब परिवार टूटा और नेताजी ने कहा कि देश का पहला मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया? और देखिए, और दूसरा सवाल जो है, और दूसरा, हाँ, ये तोड़फोड़ तो अपने कारणों से हुई। अरे आप सवाल जिन्होंने पूछा उनका जवाब दे रहा हूं, आप परेशान हुई है। दूसरा जो जवाब है कि आप कह रहे हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा, हम तो ये कहते हैं कि मुलायम सिंह जी के परिवार में, माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार में भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पहुंची है, माननीय मोदी जी का काम पहुंचा है, माननीय योगी जी का काम पहुंचा है, और उनकी बहू ने घर छोड़ा। उनकी बहू ने, जो कि पॉलिटिकली एक्टिव थी, पॉलिटिकली चुनाव लड़ी थी, कैंट से चुनाव लड़ी थी, चुनाव हार गई थी,
उनको वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहती है तो हमने तो अभियान चला रखा है। अगर कोई चाहे तो एक मिस्ड कॉल करे, वो भी जुड़ सकता है। कोई पार्टी कार्यालय पे आए, वह भी जुड़ सकता है। तो टूटने की जो वजह रही है उनके परिवार से है, उनके अपने दल से है। और ये टूटन 2016 में शुरू हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जूझ रहे थे, समाजवादी पार्टी के लोगों की प्रताड़ना झेल रहे थे। आज हम जरूर सरकार में हैं। चलिए आशुतोष वर्मा जी, आप आतुर हैं जवाब देने के लिए। तो समाजवादी पार्टी से सवाल आया है और समाजवादी पार्टी से चंडीगढ़ से ये सवाल पूछ रहे हैं राजकुमार, जो कह रहे हैं मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से आशुतोष वर्मा जी से है। क्या अपर्णा यादव ने जो कहा अखिलेश परिवार के बारे में वो गलत कहा? क्या अपर्णा जी ने आज जो किया वो पहले नहीं कर देना चाहिए? अगर मुलायम परिवार की बहू को यह लगता है कि योगी राज में कानून व्यवस्था सही है, तो क्या ये एक नैरेटिव नहीं बना रहा उत्तर प्रदेश में? जवाब दीजिए, बड़ा सोच समझ के जवाब दीजिए कि नैरेटिव ये बन रहा है कि आपके परिवार के लोग कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है उत्तर प्रदेश में। देखिए नविका जी, जो आपने सवाल अभी स्वामी प्रसाद मौर्य पर उठाया, ठीक बात वही होती है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर पहले भी खराब हो रहा था तो टिकट ना मिलने की नाउम्मीदी के बाद भारतीय जनता पार्टी क्यों ज्वाइन किया? और अभी तक तो लगा वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर जो है और समाजवादी पार्टी के ऊपर कभी वो अटैक नहीं कर रही थी। जब टिकट ना मिलने की नाउम्मीदी हो गई तो क्यों अटैक करने लगी? ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ वो हमारे माननीय अखिलेश यादव घर की और चलमड़ी तो उत्तर प्रदेश के हैं। मैं बताता हूँ कि अगर बहू कभी जो है अगर मकर संक्रांति और खिचड़ी में घर चली जाती तो होली में वापस आ जाती है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपने परिवारवाद का जवाब नहीं दिया। जो मैंने अजय सिंह बिष्ट के बारे में बताया था, आप उसको बाईपास करके चले गए क्योंकि आपके लिए सुविधा लायक इसका जवाब नहीं मिल रहा था, मुझे लग रहा है। जवाब दीजिए शलभ मनी जी, इससे पहले कि मैं वारिस पठान जी के पास जाऊं। नहीं, देखिए मैं तो ये कहूंगा कि अभी आपने अपर्णा जी का जिक्र किया, मैं तो निवेदन करूंगा कि अपर्णा जी का हो गया, आप दूसरा जवाब नहीं, मैं आपकी बात कर रही, मैं नविका जी का जवाब दे रहा हूँ आशुतोष भाई। मैं तो कहूँगा कि आप माननीय डिम्पल जी का जरा पुराना भाषण निकाल लीजिए। अपर्णा जी तो ठीक है, आज पार्टी छोड़ के चली आई है, तो उनके बारे में कहा जा रहा है कि टिकट नहीं पा रही है। देखिए किस तरह उनके बारे में अपमानजनक टिप्पणी की जा रही है। दूसरी बात कि जरा डिम्पल जी का पुराना भाषण निकाल लीजिए। जब उनकी खुद की सरकार थी, कन्नौज में गई थी डिम्पल जी, और डिम्पल जी ने क्या कहा? समाजवादी पार्टी के जो उत्पाती लोग थे, जो गुंडे एलिमेंट थे, उनसे उन्होंने कहा कि मैं जाके शिकायत करूंगी कि आपने क्या किया, आपका व्यवहार कैसा था। तो ये तो हर व्यक्ति, हर बहन बेटी, हर माता बहन बेटी जानती है। भैया बेटी हर माता बहन जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माताओं बहनों की सुरक्षा है। चाहे वो अपर्णा जी हो, चाहे वो डिम्पल जी हो, चाहे वो कोई भी हो, माता बहन को सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वारिस पठान जी, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या अब उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरी तरह से परिवारवाद का चुनाव हो जाएगा या इसमें जनता के कुछ मुद्दे आएंगे? देखिए, जनता के मुद्दों को तो ये लोग पूरी तरह से भुला चुके हैं। नाविका जी, शलभमणि त्रिपाठी जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में एम फैक्टर का बहुत फायदा हुआ है, बहुत लोगों को फायदा पहुंचा है। मैं बताऊंगा शलभ जी, मोदी जी ने कहा था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर आप जरा डेटा उठा के देख लीजिए 2020-21 का प्रधानमंत्री आयुष योजना रूरल, उसमें कितने मुसलमानों को घर मिले आपको गूगल में सर्च करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं बताता हूं 2 घर भी नहीं मिले हैं मुसलमानों को। तो क्या विकास हो गया मुसलमानों का? और नीति, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश इतना विकास पे चला गया, नीति आयोग का रिपोर्ट आपने देखा क्या? नहीं, उत्तर प्रदेश पूरे देश का तीसरा पुअरेस्ट स्टेट हो गया है। सबसे गरीब दर, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश पहुंच गया, नागालैंड, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो किसकी वजह से हुआ? ये आपकी वजह से। और देखिए नाविका जी, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि इसमें लोगों का क्या फायदा हुआ। अरे डेटा कुछ गलत नहीं। क्राइम रेट की आपने बात की, तो क्राइम के अंदर तो पुलिस लॉकअप के अंदर लोगों की जाने जा रही है। 15 से ज्यादा लोग एक साल के अंदर। मैं पूछना चाहती हूँ वारिस पठान जी, अगर आप गरीबी या बेरोजगारी की बात कर रहे हैं तो क्या सिर्फ मुसलमान की गरीबी और बेरोजगारी की आपको चिंता है, बाकियों की नहीं है? मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, हर वक्त हम तो देखिए पूरे की बात कर रहे थे। कहाँ पूरे की बात की? आपने कब पूरे की बात की? वो तो आपने कब पूरे की बात की? आपने हमेशा एक ही मुद्दा उठाया है कि वाई का फायदा हुआ है, एम का नहीं हुआ। आपने क्यों नहीं कहा कि बाकी लोग बेरोजगारी में जो युवा होंगे, मुझे लगता है नविका जी, वो किसी भी तबके के होंगे, किसी भी जाति के होंगे, किसी भी धर्म के होंगे, पर आपको नहीं चिंता उनकी?
आपको नहीं चिंता, आप बता रहे हैं इस तरह से कि जैसे आप ही सिर्फ रहनुमा हैं उत्तर प्रदेश के। लेकिन धर्मवीर चौधरी जी, क्या ये देश जाति, क्या ये देश अरे मेरा धर्म? सवाल किया, जवाब तो पूछो। धर्मवीर चौधरी के पास बाद में चले जाना। अनामिका जी सुनिए। आपने इल्जाम लगाया तो मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल बताता हूँ छोटा सा। हमने 24 जनों की लिस्ट जारी की है, 3, उसमें 3 तो हमने हमारे हिंदू भाइयों को दिया है टिकट। तो बीजेपी ने बताओ कितने मुसलमानों को टिकट दे, अब तो सबका साथ हम कर रहे हैं। अरे लेकिन जहां पर अन्याय हुआ है मुसलमानों के साथ इतने सालों से, जिनका तुष्टीकरण हुआ है पूरी तरह से, इसका डेटा दर्शाता है, उनके लिए क्या करेंगे? और आपकी जानकारी के लिए नविका जी, आप आपका नंबर दे देंगे, मैं आपको सारी क्लिप्स भेज दूंगा जहां हमने बताया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर विकास जरूरी है, पेट्रोल डीजल गैस के तो भाव ये जो आपके साथ तुष्टीकरण हुआ है, ये पिछले 5 सालों में हुआ है उत्तर प्रदेश में। इससे पहले कभी नहीं हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस के साथ कांग्रेस की सरकारें रही हैं, तब नहीं हुआ, तब नहीं हुआ। और मैं पूछना चाहती हूं, जब आप कांग्रेस के साथ पार्लियामेंट में बैठते हैं यूपीए के एक घटक दल बनकर, तब आपको तुष्टीकरण नहीं याद आया था। आज आपको याद आ रहा है क्योंकि आपको 4 वोट चाहिए वहां पर और 4 सीटें चाहिए वहां पर। 70 साल से जो मुसलमानों का तुष्टीकरण हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूं। उत्तर प्रदेश के अंदर जब ऑल्टरनेट नहीं था, उत्तर प्रदेश के अंदर कोई, मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश में पहले ऑल्टरनेट नहीं था, लोगों ने बीएसपी को वोट दे दिया, एसपी को वोट दे दिया, कांग्रेस को वोट दे दिया। आज उनके पास एक ऑल्टरनेट है जो हम बता रहे हैं कि 19% मुसलमान। तो फिर आप अगर ऑल्टरनेट है तो 403 सीटें लड़ेंगे क्या? 403 सीटें क्यों नहीं लड़ रहे? 96 और 100 क्यों लड़ रहे हैं? क्यों सिर्फ 100 सीटें लड़ रहे हैं? 403 लड़िए, क्योंकि आप तो ऑल्टरनेटिव बनेंगे नहीं ना, क्योंकि आपको किसी ना किसी का दामन तो पकड़ना पड़ेगा। तो आज आप किसकी प्रॉक्सी पे सीटें जीतोगे? किसके साथ हैंडशेक करोगे? कहां जाओगे? क्योंकि 100 सीटें अगर 100 की 100 भी जीत ली तो आप सरकार तो नहीं बना सकते ना, तो किसके साथ जाएंगे? ये पहले क्लियर करिए, आपका एजेंडा क्या है, किसके साथ है, किसकी बी टीम है, किसकी सी टीम है? 100 सीट जीत जाएंगे, जब डिसाइड करेंगे क्या करना चाहिए। हाँ। वक्त और हालात नजाकत देख के बात करेंगे ना। बारिश आएगी जब भी छाता खोलेंगे ना, ऐसा तो नहीं निकल जाएंगे छतरी लेके। अरे तो जब पता ही है कि बारिश होने वाली है, 403 सीट के रिजल्ट आएंगे ही आएंगे, और आप 100 के 100 भी जब जीत जाएंगे तो आप तो सरकार बना नहीं पाएंगे। तो छाता तो आपको खोलना ही है। अभी से बताइए ना किसके लिए खोलेंगे छाता आप? बिल्कुल नहीं धर्मवीर चौधरी जी, मैंने गलत सवाल पूछा है वारिस पठान साहब से। सबको पता चल जाएगा किसके साथ हम जाएंगे, किसके साथ नहीं जाएंगे, क्या करेंगे, सारी चीजें पार्टी फैसला लेगी और आपके सामने बता देंगे हम लोग। जी धर्मवीर जी। अरे कौन है भाई, कौन है ये बीएसपी? कहाँ है भाई? तुम अरे तुम चुनाव में नहीं हो, घर में बैठो। तुम चुनाव में नहीं हो, ये 2 तरह की पार्टी है। बदतमीजी नहीं करो मेरे सामने, मेरे साथ 2 लाख वोट भी नहीं मिले थे इनको। ये जो है ये बताएं इनकी हैसियत क्या है। पहले भी चुनाव लड़ा था, यहाँ बकवास कर रहे हैं बैठ करके, ये बड़ी बातें कर रहे हैं। ठिकाना कुछ नहीं है, आगे डिबेट करने के लिए। धर्म की पहले बताओ मायावती बहन जी कहाँ है, चलिए बताइए कहाँ है? जी ये जनता सरकार देगी। और आज उत्तर प्रदेश में जो जाति और धर्म का तांडव चल रहा है, ये योगी आदित्यनाथ जो है, कभी अयोध्या आने की बात करते हैं, कभी गोरखपुर जाने की बात करते हैं, तो ये बीजेपी के लोग तो खुद ही भयभीत है, क्योंकि भगवान राम को धोखा देने वाले लोग अयोध्या से कभी चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनको पता है कि भगवान राम के मानने वाले अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज प्लीज नहीं यूज करिए, प्लीज। ये पार्लियामेंट नहीं है, ये कोई विधानसभा नहीं है, ये कोई लोकसभा नहीं है। यहाँ पर कम से कम एक दूसरे के साथ हम थोड़ी सी कर्टसी दिखा लें तो बेहतर रहेगा। चुनाव है भैया, चुनाव है, जिंदगी मौत का सवाल नहीं है, चुनाव है, चुनाव ही है सिर्फ। इतना गुस्सा मत होइए। जाने से पहले बस अंबिकानंद सहाय जी से एक सवाल पूछना चाहती हूँ। अंबिकानंद सहाय जी, ये चुनाव बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जा रहा है इस सर्दी के मौसम पे भी। यहाँ तापमान बढ़ता चला जा रहा है। तापमान में इस वक्त तक 2 क्लियर रेस में घोड़े नजर आ रहे हैं, बीजेपी का और समाजवादी पार्टी का। जिस तरह से ये बढ़ रहा है आगे,
आपको क्या लग रहा है कि ये चुनाव पर्सनालिटी कॉन्टेस्ट हो जाएगा, ये चुनाव क्या जाति समीकरण का कॉन्टेस्ट हो जाएगा, या कहीं पर विकास के मुद्दे भी आएंगे? बहुत सुंदर सवाल है नाविका जी। देखिए, मैं दुर्गा सप्तशती का एक श्लोक बताता हूं और फिर बताऊंगा हो क्या रहा है। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये जो भ्रांति की धुंध छाई हुई है उसको थोड़ा हटाइए और चीजें बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी इस चुनाव की। अगर ये जाति पे होता है तो एडवांटेज अखिलेश है, अगर ये रिलीजियस पोलराइजेशन में बदलता है तो एडवांटेज बीजेपी है। रही आज की स्थिति क्या है, बिल्कुल कांटे की लड़ाई है। हालांकि मैं मानता हूं कि परसेप्शन और रियलिटी में भारी फर्क होता है। परसेप्शन ये है कि परसेप्शन बैटल में अखिलेश आगे बढ़ गए हैं, लेकिन रियलिटी साथ साथ ये है कि भारतीय जनता पार्टी सबसे सशक्त पार्टी है, वेल ऑयल्ड मशीनरी है। और तीसरी और अंतिम बात कि योगी आदित्यनाथ व्यक्तिगत तौर पे बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं। और जब ईमानदारी की बात आती है तो आप जानती हैं नाविका जी, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल। बस आपकी जो एक्सपीरियंस है वो बस बता गई कि खेल क्या है उत्तर प्रदेश का। अब इसमें जनता क्या चुनेगी, परसेप्शन चुनेगी या जनता विकास चुनेगी या ईमानदारी चुनेगी, ये जनता के ऊपर है। और जनता का मन 10 मार्च को पता चलेगा किस तरफ गया। इसीलिए मैं कहती हूं कि हम उत्तर प्रदेश के चुनाव की हर समीकरण, हर खबर को लेकर आएंगे आपके सामने, और 10 मार्च को कौन किस तरफ गया और कितनी जल्दी जल्दी कौन सी सीटें कहां जा रही हैं, कौन सरकार बनाने वाला है, ये खबर भी हम आपको देंगे टाइम्स नाउ नव भारत पर। तो जुड़े रहिएगा चुनाव की हर खबर के लिए, क्योंकि ये है टाइम्स नाउ नव भारत, इलेक्शन न्यूज का हेडक्वार्टर्स। और आज मेरे साथ सारे मेहमानों को जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको भी दर्शकों साथ बनाने के लिए, सवाल भेजने के लिए, क्योंकि ये है आपका शो सवाल पब्लिक का। यहाँ आप पूछेंगे अपने सवाल उनसे जिनको जवाब देना है, और आपका हक हम लेकर आएंगे सामने। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।